जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज का है वीडियो अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। बहुत ही फायदे में रहोगे, क्योंकि इसमें हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कराने वाले हैं जो कि एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। और आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं भाई। प्रश्न क्रमांक 1 से इसमें आपको पेडागोजी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतर है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? देखिए भाई, जो फैमिली शब्द की उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा के फैमुला शब्द से हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और आकार के आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार से मदद मिलती है? देखिए भाई, आपको पता है रेगिस्तान में क्या है, जल की कमी होती है, इसलिए वहां पर जो पौधे और जीव जंतु रहते हैं उनमें क्या है, अनुकूलन पाया जाता है। जैसे आप रेगिस्तान में जो पौधे देखेंगे उनकी पत्तियां क्या हैं, कांटों में चेंज हो जाती हैं। इसी तरह से भाई जो छिपकलियां हैं वह क्या है, अपने मल को शुष्क रूप में निष्कासित करती हैं। इससे क्या है, छिपकली के अंदर जल की आपूर्ति बनी रहती है। तो यहां पर विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे उद्योग जिनमें विनिर्माण उद्यम श्रेणी के अंतर्गत संयंत्र तथा मशीनरी में पूंजी निवेश 25 लाख रुपए हो, क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, संयंत्र तथा मशीनरी में पूंजी निवेश 25 लाख रुपए हो तो भैया उसे कहा जाता है अति लघु उद्योग। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब भी कर लेना है। यहां पर कहा गया है, निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो भैया पक्षी विशेषज्ञ कौन थे इसमें से? तो उनका नाम था भैया डॉक्टर सलीम अली। इसलिए इनको भैया भारत का पक्षी पुरुष भी कहा जाता है। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि भारत का पक्षी पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा डॉक्टर सलीम अली को। पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बताइएगा एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? एक क्वेश्चन भैया पेडागोजी का है। आप सभी लोग जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़ लें और बताएं यहां पर आंसर क्या होगा। तो आपको पता है भैया कक्षा 1 और 2 में क्या है। देखिए 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। मतलब क्या है, अलग से कोई विषय नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या है, भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को इसमें पढ़ाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? एम्फीबिया यहां पर क्या है, अंग्रेजी शब्द है। इसे हिंदी में कहा जाता है उभयचर। उभयचर मतलब क्या होता है, ऐसे जंतु जो कि जल और थल दोनों पर रह सकते हैं उनको हम कहते हैं उभयचर। तो विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। एम्फीबिया जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले जंतुओं को बताता है। जैसे हम बात करें यहां पर मगरमच्छ हो गया, ठीक है, लाइक
मेढक हो गया, ये क्या है भैया, उभयचर हैं। ठीक है, क्योंकि जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूरिया को लेपित करने के लिए किस पौधे के बीज के तेल का उपयोग किया जाता है? तो भाई यूरिया को लेपित करने के लिए नीम के पौधे के बीज के तेल का उपयोग किया जाता है। विकल्प बी हमारे यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और ध्यान रखिएगा, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है काली मिट्टी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, मुख्य कारक का नाम बताएं जो प्रदूषण उत्पन्न करता है। बताएं आप लोग, इसमें से ऐसा कौन सा कारक है मुख्य रूप से जो कि प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो भैया सबसे अधिक देखा जाए प्रदूषण मनुष्य उत्पन्न करता है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। यदि पूछा जाए वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो बताएंगे आप नाइट्रोजन, जिसका परसेंट होता है 78.08%। ठीक है, चलिए, और समुद्री जीवों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे मेरीकल्चर कहलाता है समुद्री जीवों का उत्पादन। ठीक है, अगला है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे फैलता है? हाइड्रोफोबिया, देखिए भाई, कुत्ते के काटने से क्या है, रेबीज नामक रोग होता है, और इसी रेबीज रोग को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है, रोगी को पानी से डर लगता है, और ये जो फैलता है विषाणु से फैलता है। विकल्प बी हमारा राइट आंसर होगा। बात यहां पर जीवाणु की हुई है और विषाणु की, तो बता देता हूं, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज, और विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने वाला है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। बताएं आप लोग कैसे किया जाता है प्रश्न करने को युक्ति के रूप में उपयोग? तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक आया, उसने बच्चों से प्रश्न किया कि यदि हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना होंगे तो क्या होगा? तो बच्चों के मन में मतलब जिज्ञासा उत्पन्न होगी, आखिर क्या होगा यदि पेड़ पौधे ना हो? तो शिक्षक से पूछेंगे, आप बता दीजिए सर क्या होगा, है ना। तो इससे क्या है, बच्चों में क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है प्रश्न करने से। ठीक है, अगला है, विश्व में जंगली गधा पाया जाने वाला एकमात्र स्थान कौन सा है? जंगली गधा, तो भैया ये कहां पाया जाता है? गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। विकल्प बी हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और यदि आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पर आप सर्च करें पारस फ्री एजुकेशन, तो आपको वहां पर हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, सुमेलित कीजिए। यहां पर क्या है, लोक नृत्य के नाम लिखे हुए हैं और यहां पर राज्यों के नाम। तो गिद्धा कहां का है भाई? गिद्धा कहां का है? पंजाब का है। करगम कहां का है? तमिलनाडु का है। मुखौटा कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहां का है? केरल का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए भाई, इसके साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है अलग अलग भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इन चारों को ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। करगम कहां का लोक नृत्य है ना। इस तरह से यह क्वेश्चन अलग अलग भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण क्या है? तो देखिए, सामाजिक वानिकी शब्द का जो यूज है सबसे पहले वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था, और इसके अंतर्गत जो बहुउद्देशीय वृक्ष का एग्जाम्पल है वह है खेजड़ी वृक्ष है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष का हर पार्ट किसी ना किसी काम में उपयोग होता है। ठीक है,
अर्थात एक ऐसा वृक्ष है, बहुउद्देशीय वृक्ष है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो तारपीन का तेल है यह किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो आप बताएंगे चीड़ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अगला है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये भैया कच्छ की खाड़ी में स्थित है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसके साथ ध्यान रखिएगा, ये तो क्या है, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन यदि आपसे केवल इतना पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में है। ठीक है। नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क है। ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, प्रश्न क्रमांक 15। ये भी क्या है, पेडागोजी से लिया गया है। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। खंड का नाम क्या है? हम क्या समझे। और यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, तो यहां पर आप देखें खंड का नाम क्या है? हम क्या समझे। आखिर जो पाठ है उसके आधार पर कहा गया है कि बच्चे आखिर इस पाठ में क्या समझे। तो इससे शिक्षक को पता चलता है आखिर जो पाठ है ये बच्चे इसके बारे में क्या समझे हैं और किस तरह से बच्चे सीख रहे हैं। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अनाज के छिलके, तो भैया इसमें विटामिन बी पाया जाता है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार ट्रेंड करता है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो बताएंगे विटामिन वी, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। कभी कभी क्या है, थायमिन दिया जाता है ऑप्शन में, तो आपको थायमिन को टिक कर देना है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन ई को क्या है? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। परिवार के सदस्यों में मतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना, पृथकता हो जाना क्या कहलाता है? भैया यहां पर आप देखिए प्रश्न में संबंध भी टूट गए हैं, निष्ठा भी समाप्त हो गई है और क्या है, पृथकता हो गई है। मतलब यहां पर क्या है, पारिवारिक विघटन की यहां पर बात हो रही है। इसे कहा जाएगा पारिवारिक विघटन। कुछ बचा ही नहीं भाई, पारिवारिक विघटन यहां पर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है, कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है माइकेली को। क्या किसको कहा जाता है? माइकेली को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और पूछा जाए कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है कवक का अध्ययन? माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे फाइकोलॉजी। ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोग भाई ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला है, और यहां पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लाता हूं भाई जो कि एग्जाम में आएंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप इनको मत पढ़ो, ना ही अपना समय खराब करो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो भैया आपको पता है एकीकृत उपगम में क्या है, अन्य विषयों को भी क्या है साथ में पढ़ाया जाता है। अब देखिए विकल्प ए में कहा गया है अलग अध्यापक की बात की गई है। भैया ये तो बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि एकीकृत में क्या होता है साथ में दूसरे विषय भी इसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो विकल्प बी में है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, तो यहां पर विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। बाकी क्या है, सभी में क्या है, अलग अलग प्रबंध की बात की गई है, जो कि गलत है। एकीकृत का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, है ना, एकजुट करना। ओके, चलिए अगला है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। ग्रीन हाउस गैसें होती क्या है, ऐसी गैसें भैया जिनसे हमारे वायुमंडलीय तापमान में क्या है, वृद्धि हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, और मीथेन हो गया। एक यहां भैया ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, ठीक है। और इनकी संकल्पना जोसेफ फोरियर ने प्रस्तुत की थी। विकल्प बी हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, इसके साथ ध्यान रखिएगा, मैं आपको और भी बता दूं यहां पर कुछ चीजें। विलियम हार्वे ने क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, ठीक है। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस के दिन प्रतिवर्ष 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब लेते हैं। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज्यादा उत्पादन किया, इसका क्या वजह है। देखिए खेत में क्या है, उसने मटर बोया। मटर क्या है भैया, दलहनी फसलें हैं, और हमें पता है जो दलहनी फसलें हैं जैसे चना हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, इनकी जड़ों में क्या है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे मृदा की क्या है, उर्वरता बढ़ जाती है। तो जब मटर बोई है, भले ही उसने खाद का प्रयोग नहीं किया, मृदा की क्या है, उर्वरता बढ़ गई। उसने क्या है, इसके बाद गेहूं बोया और उसका उत्पादन क्या है, ज्यादा प्राप्त हुआ है। समझ गए ना, ये वजह यही है। ओके, चलिए अगला है, गधों का मेला कहां लगता है। गधों का मेला, तो भैया गधों का मेला कहां लगता है, जयपुर में लगता है, राजस्थान के, ठीक है। और पूछा जाए ऊंटों का मेला कहां लगता है, तो पुष्कर में लगता है। पूछा जाएगा यदि आपसे सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है, तो सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी, ठीक है, और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता है, मतलब क्या है, देखिए पहले उसने क्या है, मानव शरीर की रूपरेखा दी है, और भोजन विषय पढ़ाने से पहले उन्हें पाचन तंत्र बनाने को कहा है। तो यहां पर उसका उद्देश्य क्या है, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। देखिए यदि उसने पाचन विषय पढ़ा दिया होता और बाद में कुछ प्रश्न करता तो ये मूल्यांकन होता। ये तो गलत है भाई, पहले ही बोल रहा है वो तो विषय पढ़ाने से पहले। तो यहां पर कहा गया है विकल्प सी में पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। मतलब क्या है, पुनीत चाह रहा है कि आखिर पाचन से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनके क्या विचार हैं, उनको क्या जानकारी प्राप्त है, जो कि एक बहुत अच्छे शिक्षक की विशेषता है। यहां पर विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब, एप्पल, तो भैया इसमें पाया जाता है मैलिक एसिड। विकल्प सी हमारा राइट आंसर होगा। पूछा जाएगा मानव की अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पूछा जाएगा सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप बताएंगे फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला है बायोगैस किसे कहा जाता है, बायोगैस, तो भैया बायोगैस कहा जाता है किसे, गोबर गैस को कहा जाता है भैया बायोगैस, ठीक है। गोबर गैस को कहा जाता है बायोगैस। ओके, पूछा जाए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन को कहा जाता है। पूछा जाएगा
क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर किसके साथ जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, ये सारे फैक्ट भाई ध्यान रखिएगा, इसलिए बता रहा हूं। और 30 में से आप क्या स्कूल लाते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। पांडा किस कुल का है? पांडा। देखिए, यदि पूछा जाए WWF का प्रतीक क्या है तो आप बताएंगे पांडा है। ठीक है, और पूछा जाए कौन सा जानवर बांस खाता है तब भी आपका आंसर होगा पांडा। और जो पांडा भैया ये भालू है का कुल का है, विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला है ईवीएस के मानचित्र कौशल। बताना है ईवीएस में जो मानचित्रण कौशल है इससे क्या होता है। तो भैया मानचित्र कौशल से क्या है? बच्चों को स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ विकसित होती है। क्योंकि क्या है मानचित्र में, क्या है, मान लीजिए कोई मानचित्र है, जैसे कहीं का ये मानचित्र है, तो उसमें किसी भी जगह की स्थिति सापेक्ष स्थिति में किसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, अर्थात इससे क्या है, स्थानों की जो सापेक्ष स्थिति है उसकी समझ बच्चों के अंदर विकसित होती है मानचित्रण कौशल से। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों या जल सिंचाई रहित प्रदेशों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही भैया, या यहां पर कहा गया है जल सिंचाई रहित प्रदेश है, तो भैया वहां पर क्या है, पानी की कमी होगी, तो वहां पर क्या है, शुष्क कृषि की जाती है। विकल्प बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल अभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से आंकेगी। कैसे आंकेगी? जल अभाव के तरीके पर बच्चों का आकलन कैसे करेगी? बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना नहीं, उपरोक्त विषय पर लिखित परीक्षा का आयोजन करना, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। ये बिल्कुल भाई सही है। ध्यान रखिएगा, यदि बच्चे का जो आकलन है या अधिगम है दैनिक जीवन से जोड़ा जा रहा है तो बहुत शानदार है भाई, ये सबसे बेस्ट होता है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला स्टेप कौन सा होता है? 4 ऑप्शन है, बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और 30 में से आपका जो स्कोर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।